बीबीसी दुनिया में आज देखिए, ईरान पर हमले के लिए तैयार है अमेरिका। अमेरिका ईरान पर बना रहा है समझौते का दबाव। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका कर सकता है शनिवार तक ईरान पर हमला। करेंगे चर्चा। ब्रिटेन के पूर्व प्रिंस एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर को पद के दुरुपयोग के शक में ब्रिटिश पुलिस ने किया गिरफ्तार। तबाह हुए गजा को फिर से बनाने के लिए ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस कर सकता है अहम ऐलान। दिखाएंगे रिपोर्ट। विंटर ओलंपिक पर भी पड़ रहा है क्लाइमेट चेंज का असर। गर्म होते मौसम के बीच कैसे किया जाएगा विंटर ओलंपिक और पैरालंपिक का आयोजन। दिखाएंगे कार्यक्रम में। इंस्टाग्राम को लत लगाने के लिए डिजाइन करने के आरोप पर गवाही देने कोर्ट पहुंचे मेटा के बॉस मार्क जकरबर्ग। वहां क्या हुआ, दिखाएंगे रिपोर्ट। मैंने हमेशा संजय दत्त के लिए कहा कि एक्टर बहुत कमाल की लेजेंड है। और धुरंधर फिल्म से चर्चा में आए पाकिस्तान के पुलिस अफसर चौधरी असलम को उनकी पत्नी ने कैसे किया याद, और इस फिल्म पर क्या है उनकी राय। दिखाएंगे पाकिस्तान से खास रिपोर्ट। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं हूं सारिका सिंह। जानेंगे क्या अमेरिका ईरान पर हमला करने वाला है, अमेरिका ने क्या चेतावनी दी है। लेकिन पहले खबर ब्रिटेन के पूर्व प्रिंस एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर से जुड़ी हुई। किंग चार्ल्स के भाई एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर को ब्रिटिश पुलिस ने पब्लिक ऑफिस में रहते हुए कथित गड़बड़ी के शक में गिरफ्तार किया है। एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर से रॉयल टाइटल पहले ही छीन लिए गए थे। अब पुलिस ने कहा है कि वो एक शिकायत की जांच कर रही है जिसमें आरोप है कि जब वो ब्रिटेन के ट्रेड ऑनवॉय थे तब उन्होंने सेक्स ऑफेंडर जेफरी एप्स्टीन के साथ गोपनीय दस्तावेज शेयर किए थे। एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर ने एप्स्टीन फाइल से जुड़े किसी भी गलत काम में शामिल होने से इनकार किया है। अधिकारी इंग्लैंड में 2 ठिकानों पर तलाशी ले रहे हैं। इस पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं बीबीसी संवाददाता जोई ओब्रायन। Yeah, it's a really significant moment and you know we've been hearing from a number of police forces over the... ये वाकई एक बेहद अहम पल है। पिछले कुछ दिनों से कई पुलिस फोर्सेस से हमें ये सुनने को मिल रहा है कि एप्स्टीन फाइल से सामने आए कुछ ईमेल्स की जांच की जा रही है। ये वो 35 लाख दस्तावेज हैं जिन्हें अमेरिकी न्याय विभाग ने जारी किया है। थेम्स वैली पुलिस ने सोमवार को सबसे पहले कहा था कि वो इस बात की जांच कर रही है कि क्या एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर ने ब्रिटेन के ट्रेड एनवॉय रहते हुए जेफरी एप्स्टीन के साथ ईमेल शेयर किए थे। गिरफ्तारी आज नॉरफॉक में हुई। नॉरफॉक पुलिस ने बताया है कि वो इस ऑपरेशन में थेम्स वैली पुलिस की मदद कर रही है। ये मामला उनके 2001 से 2011 के बीच ब्रिटेन के ट्रेड एनवॉय रहने के दौर से जुड़ा है। आरोप है कि उन्होंने अपने हांगकांग, सिंगापुर और वियतनाम दौरे से जुड़े ईमेल्स एप्स्टीन को भेजे थे। ये भी आरोप है कि उन्होंने 2010 में कुछ जानकारी शेयर की थी और ईमेल्स फॉरवर्ड की थी। हालांकि एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर ने कुछ भी गलत करने से इनकार किया है। और खबर अमेरिका और ईरान से जुड़ी हुई। अमेरिकी सुरक्षा के टॉप के ऑफिशियल्स ने बीबीसी के अमेरिकी पार्टनर सीबीएस न्यूज से बात की है, जिसमें आशंका जताई गई है कि शनिवार को ईरान पर अमेरिका हमला कर सकता है। हालांकि दोनों पक्षों में बातचीत की कोशिश भी हो रही है। कल भी इनके बीच इनडायरेक्ट बातचीत जिनेवा में हुई, जिसमें ओमान ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई। हालांकि बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला, लेकिन दोनों ने इस ओर इशारा किया है कि बातचीत सही दिशा में बढ़ रही है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलाइन लेविट ने संवाददाताओं को बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति को अब भी उम्मीद है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का कूटनीतिक हल निकल सकता है। कई बातें हैं, कारण हैं जिसकी वजह से ईरान पर हमला हो सकता है। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में बतौर कमांडर इन चीफ अमेरिकी राष्ट्रपति का ऑपरेशन सफल रहा और ईरान के परमाणु ठिकानों को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया, चाहे ईरान हो या कोई दूसरा देश। राष्ट्रपति ने हमेशा ये साफ किया है कि पहला विकल्प कूटनीति है और ईरान का राष्ट्रपति ट्रंप और उनके प्रशासन के साथ डील करना बुद्धिमानी भरा कदम होगा। और हालात कैसे हैं, बता रहे हैं बीबीसी संवाददाता जेम्स लैंडेल। उन्होंने एक दूसरे कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को इलाके में भेजा है और यही वो स्ट्राइक ग्रुप है जिसने जनवरी के महीने में वेनेजुएला की कार्रवाई को अंजाम दिया था। तो ये काफी गंभीर खतरा है और खाड़ी में अमेरिकी सहयोगियों ने ये पहले ही साफ कर दिया था कि अगर कोई सैन्य कार्रवाई होती है जिसका वो विरोध कर रहे हैं, अगर वो हुई तो अमेरिका को इलाके में मौजूद अपने ठिकानों के साथ साथ अपने सहयोगियों की भी रक्षा करनी होगी। पर फिलहाल अभी भी अमेरिका ईरान पर दबाव बनाकर काम निकलवाना चाहता है, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं है कि अमेरिका यहाँ करना क्या चाहता है। क्या वो ईरान की सरकार को बदलना चाहता है या वो अपनी बातचीत
सिर्फ ईरान की परमाणु क्षमता को सीमित करने पर केंद्रित करना चाहता है, क्योंकि कुछ अमेरिकी चाहते हैं कि वो ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को भी रोकें और साथ ही क्षेत्र में मौजूद ईरान के प्रॉक्सी मिलिशिया को ईरान की मदद भी रोके। और इनसे ये साफ नहीं होता कि अमेरिका के लक्ष्य यहाँ क्या हैं, लेकिन अभी तो वो ईरान पर सैन्य दबाव बना रहे हैं, साथ ही बयानबाजी कर रहे हैं। उधर रूस और ईरान की सेनाएं समंदर में सैन्य अभ्यास कर रही हैं। ये अभ्यास गल्फ ऑफ ओमान और उत्तरी हिंद महासागर में हो रहा है। इससे कुछ ही दिन पहले ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सैन्य अभ्यास किया था। रूस का कहना है कि ये सैन्य अभ्यास पहले ही तय किया जा चुका था। साथ ही रूस ने अपील की कि ईरान और दूसरे पक्ष विवेक और संयम से काम लें। दूसरी ओर तबाह हुए गजा को फिर से बनाने के लिए फंड जुटाने की कोशिशों के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बनाए गए बोर्ड ऑफ पीस की आज पहली मीटिंग होनी है। इस बोर्ड के अध्यक्ष अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। बोर्ड ऑफ पीस में सऊदी अरब, उज्बेकिस्तान, इंडोनेशिया, मोरक्को, अर्जेंटीना, पाकिस्तान और पराग्वे समेत 20 देश शामिल हैं। बोर्ड ऑफ पीस में अब तक यूरोपीय देश शामिल नहीं हुए हैं। कई यूरोप के देशों के नेताओं ने कहा जरूर है कि उन्हें इसमें शामिल होने का न्योता मिला है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि इसमें फ़लस्तीनी टेरिटरीज का जिक्र नहीं है और ऐसा भी लगता है कि इसे यूएन की जगह लाया गया है। यूएन, वर्ल्ड बैंक और यूरोपियन यूनियन का कहना है कि तबाह हुए गजा को फिर से बनाने में $70 अरब लग सकते हैं। ये मीटिंग ऐसे वक्त हो रही है जब हमास ने बोर्ड ऑफ पीस से कहा है कि वो इजराइल को रोकने के लिए कदम उठाए। हमास का कहना है कि पिछले साल अक्टूबर में अमेरिका की मध्यस्थता में हुए सीज फायर समझौते का लगातार उल्लंघन हो रहा है। मेडिकल जर्नल द लैंसेट में छपी एक स्टडी के मुताबिक गजा में इजराइल के हमले के शुरुआती 15 महीनों में 75,000 से ज़्यादा लोग मारे गए। यह गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दिए गए आंकड़ों से लगभग 25,000 ज़्यादा है। और कल रात को यूएन सुरक्षा परिषद ने गजा में जारी सीज फायर और वेस्ट बैंक में इजराइल के कब्जे पर चर्चा की। यूएन की राजनीतिक और शांति निर्माण मामलों के अंडर सेक्रेटरी जनरल रोजमेरी डिकार्लो ने क्या कहा, वो देखते हैं। सीज फायर के बाद भी गजा में शांति नहीं है। हाल के हफ्तों में इस्राएली सेना ने गजा में अपने हमले तेज कर दिए, घनी आबादी वाले इलाकों को निशाना बनाया और इस कारण कई फलस्तीनियों की मौत हो गई। और क्या फेसबुक और इंस्टाग्राम लोगों को लत लगने के लिए डिजाइन किए गए हैं? ये आरोप लगे हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा के बॉस मार्क ज़करबर्ग पर, जो लॉस एंजलिस में एक ऐतिहासिक मुकदमे की गवाही देने पहुंचे। फेसबुक के इन अरबपति संस्थापक ने पहली बार अदालत में इंस्टाग्राम के कम उम्र के यूजर्स की मानसिक सेहत पर असर को लेकर बयान दिया। बीबीसी संवाददाता पीटर बोस की रिपोर्ट। अदालत में पहुंचे मार्क ज़करबर्ग पहली बार इस आरोप के लिए ज्यूरी का सामना कर रहे थे कि सोशल मीडिया को जानबूझकर ऐसा बनाया गया है कि लोगों को उसकी लत लग जाए। ये मामला उन 1000 से ज्यादा मामलों में से एक है जिनकी सुनवाई बाकी है। ये मुकदमा 20 साल की एक महिला ने दायर किया है, जिन्हें अदालत में सिर्फ केजीएम या केली कहा गया। उनकी मां भी उनके साथ हैं। उनका कहना है कि 6 साल की उम्र से इंस्टा और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से वो नुकसानदेह कंटेंट के संपर्क में आई। गवाहों के कटघरे से सामने बैठी केली की मौजूदगी में मार्क ज़करबर्ग ने इंस्टाग्राम का बचाव किया। उन्हें कंपनी के 10 साल पुराने अंदरूनी ईमेल दिखाए गए। इनमें खास टारगेट्स का जिक्र था, जिनमें प्लेटफॉर्म पर बिताया जाने वाला वक्त 12% बढ़ाने की बात शामिल थी। उन्होंने कहा, पहले हम समय बढ़ाने के लक्ष्य रखते थे, लेकिन अब हम कंपनी को इस तरह से नहीं चलाते। उन्होंने ये भी कहा कि जब लोगों को कोई चीज महत्वपूर्ण लगती है तो वो उसका इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। लोरी शॉर्ट की 18 साल की बेटी एनाली ने अपनी जान ले ली थी। उनकी मां का कहना है कि उन्हें सोशल मीडिया, खासकर इंस्टाग्राम की लत लग गई थी। वो ब्यूटी फिल्टर का इस्तेमाल करती थीं और अपने लुक्स को लेकर बेहद परेशान रहने लगी थीं। मैंने अपनी बेटी खो दी। यहाँ मौजूद इन सभी माता पिता ने अपने बच्चों को खोया है। अब उन्हें कोई वापस नहीं ला सकता, लेकिन उनके माता पिता यहाँ उनके लिए लड़ रहे हैं। मैं सिर्फ इंसाफ, जवाबदेही और बदलाव चाहती हूँ। इस मुकदमे पर सबकी नजर है। इसे एक अहम टेस्ट के तौर पर भी देखा जा रहा है। कई और लोग भी ऐसी ही कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं ताकि सोशल मीडिया कंपनियों को जवाबदेह ठहराया जा सके और उनके काम करने का तरीका बदला जा सके। बीबीसी संवाददाता पीटर पोज की रिपोर्ट। और दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने देश के पूर्व राष्ट्रपति युन सुक योल को उम्र कैद की सजा सुनाई है। दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ लगाने का ऐलान करने की वजह से उन्हें यह सजा दी गई है। उन्होंने बाद में मार्शल लॉ लगाने का ऐलान वापस ले लिया था, मगर उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा था।
65 साल के युनसुक योल को कोर्ट ने विद्रोह की साजिश रचने का दोषी पाया। वहीं उस वक्त के रक्षा मंत्री किम योंग ह्यून को नेशनल असेंबली की कार्रवाई रोकने के लिए सैनिकों की तैनाती करने के मामले में दोषी ठहराया है। युनसुक योल के मार्शल लॉ लगाने के ऐलान के साथ ही प्रदर्शन शुरू हो गए थे। बाद में महाभियोग के जरिए युनसुक योल को राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया, लेकिन गिरफ्तारी से पहले वो कई हफ्तों तक अपने आवास में ही रहे। युनसुक योल के समर्थक सुनवाई से पहले कोर्ट के बाहर जुट गए थे। उन्होंने अपने हाथ में पोस्टर लिया हुआ था जिसमें लिखा था युनसुक योल की वापसी हो। कोर्ट के फैसले के बाद कई लोग भावुक भी हो गए, लेकिन युनसुक योल के खिलाफ भी कई लोगों ने प्रदर्शन किए। वो चाह रहे थे कि युन को मौत की सजा दी जाए। और इटली में विंटर ओलंपिक चल रहे हैं। इन खेलों में 90 देशों के लगभग 3000 खिलाड़ी 116 मेडल्स के लिए मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन कई जानकार फिक्र भी जता रहे हैं कि जिस तरीके से तेजी से दुनिया भर में मौसम गर्म हो रहा है, आने वाले विंटर ओलंपिक और गर्म तापमान में होंगे। तो सर्दियों वाले ये खेल गर्म मौसम में कैसे खेले जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। उत्तरी इटली के लिविग्नो की ये बर्फीली ढलानें इस साल के विंटर ओलंपिक के खिलाड़ियों और आयोजकों को सुकून दे रही हैं। लेकिन जैसे जैसे दुनिया का तापमान बढ़ रहा है, गर्म मौसम में विंटर गेम्स कराना मुश्किल होता जा रहा है। जलवायु परिवर्तन विंटर ओलंपिक और पैरालंपिक के भविष्य के लिए असली खतरा है। हमें पता है कि आने वाले दशकों में इससे उन जगहों की संख्या कम हो जाएगी जहां हम गेम्स करा सकते हैं। एक स्टडी में पता चला कि विंटर ओलंपिक की मेजबानी करने वाली जगहों पर 1920 से 1950 के बीच हुए गेम्स में औसत अधिकतम रोजाना तापमान 0.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि 21वीं सदी में हुए गेम्स में ये बढ़कर 6.3 डिग्री सेल्सियस हो गया। बाद की एक स्टडी में बताया गया कि अगर ग्लोबल वार्मिंग को लेकर कुछ नहीं किया गया तो अभी के 93 संभावित होस्ट वेन्यूज में से साल 2050 के दशक तक सिर्फ 52 में ही फिर से गेम्स का आयोजन हो पाएगा। और पैरालंपिक के लिए हालात और भी खराब हैं, क्योंकि सिर्फ 22 वेन्यूज ही बचेंगे। गर्म मौसम खिलाड़ियों की चिंता भी बढ़ा रहा है, क्योंकि उन्हें अपनी ट्रेनिंग और खेलने का तरीका बदलना पड़ेगा। मेजबान शहरों को भी अब बदलाव करने पड़ रहे हैं। कई जगहों पर अब आर्टिफिशियल बर्फ का सहारा लेना पड़ रहा है। नकली बर्फ का इस्तेमाल पहली बार 1980 के दशक में विंटर स्पोर्ट्स में हुआ था। वैंकूवर 2010 और प्योंगचांग 2018 गेम्स में भी इसका इस्तेमाल किया गया था। बीजिंग गेम्स में लगभग 100% मशीन से बनी बर्फ इस्तेमाल हुई थी। इससे कुछ लोगों के बीच चिंता बढ़ी। उनका कहना था कि बर्फ बनाने में पानी और एनर्जी का ज्यादा इस्तेमाल होता है और इससे ग्रीन हाउस गैसें बढ़ सकती हैं। कुछ खिलाड़ियों का ये भी कहना है कि ये असली बर्फ जितनी सेफ नहीं होती। उनका मानना है कि इसका सरफेस ज्यादा सख्त होता है, अगर वो गिरें तो ज्यादा चोट लग सकती है। गेम्स का आयोजन करने वाली इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी भी इसके भविष्य को लेकर सोच रही है। एक सुझाव ये है कि कुछ मुकाबले मेजबान शहर से दूर ऊंची और ज्यादा ठंडी जगहों पर कराए जाएं। दूसरा तरीका है नकली बर्फ बनाना। इसके अलावा गेम्स की डेट्स भी बदली जा सकती हैं। हमने ये भी देखा कि क्या ओलंपिक और पैरालंपिक को करीब 3 हफ्ते पहले कराया जा सकता है, यानी ओलंपिक जनवरी के बीच में शुरू हो और फरवरी की शुरुआत में खत्म हो जाए, और पैरालंपिक फरवरी के आखिरी हफ्ते में शुरू होकर मार्च के पहले हफ्ते में खत्म हो। ऐसा करने पर पैरालंपिक कराने लायक ठंडी जगहों की संख्या लगभग दोगुनी हो जाएगी। लेकिन इन सब तरीकों की भी एक सीमा है। अगर दुनिया का तापमान बढ़ता रहा तो ठंडी जगहें कम होती जाएंगी। इसलिए विंटर गेम्स का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि हम क्लाइमेट चेंज से कैसे निपटते हैं। और बॉलीवुड की धुरंधर फिल्म ने एक बार फिर पाकिस्तान में कराची के ल्यारी इलाके के साथ साथ वहां के विवादित पुलिस अफसर चौधरी असलम को स्पॉटलाइट में ला दिया है। इस फिल्म में उनके किरदार को अभिनेता संजय दत्त ने निभाया था। चौधरी असलम की 2014 में हत्या कर दी गई थी। बीबीसी संवाददाता शुमाइला खान ने उनकी पत्नी नौरीन से एक्सक्लूसिव बातचीत की। इस बातचीत को फिल्माया, शूट एडिट फाकिर मुनीर ने। अगर धुरंधर के डायरेक्टर या संजय दत्त जिन्होंने चौधरी असलम का किरदार किया है वो आपका इंटरव्यू देख रहे हो, आप उन्हें क्या कहेंगे? मैंने हमेशा संजय दत्त के लिए कहा कि एक्टर बहुत कमाल की लेजेंड है। हम फैन थी उसकी और रहूं, और उसमें जचा भी है किरदार। ये बाज लोगों ने मुझे कहा, मैंने कहा जब वो आंख उठाता है ना वो पल लगा है, मगर सरहदों की जगहों में बोलो आप लोग दूसरों को गंदा मत करो।
लोग प्यार करने वाले भी होते हैं। तो संजय दत्त की कौन सी ऐसी फिल्म है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है? मुझे खलनायक पसंद थी और चौधरी असलम को भी खलनायक से ही अच्छा लगा है। वो इधर भी खलनायक उधर भी खलनायक। आपने पार्ट 1 धुरंधर का देखा होगा। उसमें जो चौधरी असलम का किरदार निभाया है संजय दत्त ने, वो कितना असल जिंदगी से करीब है चौधरी असलम की? मैंने देखे हकायक से बहुत दूर है, रियल लाइफ उसकी बहुत मुश्किल है। बाकी चौधरी असलम की लाइफ का रिकॉर्ड है, उसने बुलेट प्रूफ का भी जैकेट यूज नहीं किया। बुलेट प्रूफ क्यों नहीं पहनते थे? बोला फिर मैं मर्जी नहीं जब मैं बुलेट प्रूफ पहन लूं, मेरी शेरी किस काम की। और बाकी रहमान की जहां तक बात है, चौधरी असलम बहुत बड़ी दुनिया से टकराया है। लियारी के लोग गलत नहीं है सारे, सिर्फ जो दहशतगर्दी है मैं उनकी ऊपर बात करूंगी, जो गलत है वो अजल से गलत थे। वो बोला इतने जोगा नहीं है जितना बना डाला। उनके जो काम थे, इसकी वजह से उनकी फैमिली को क्या सहना पड़ा? बहुत कुछ है, बात करें है ना तो कुर्बानियां पूरे खानदान की, मेरे मेरे बच्चे भी। सही बात, वो जिंदगी नहीं जी सकते जैसे जन आम लोग जीते। मैं जानना चाहूंगी नौरीन के एक पावरफुल आदमी के जाने के बाद जो उसके पीछे रह जाने वाले लोग होते हैं, उनकी जिंदगी कैसी होती है? मैं लड़ना भी जानती हूँ, बढ़ना भी जानती हूँ। मुझे पूरी ट्रेनिंग दे कर गया चलाने की, असले की। तो आप गुलबहार थाने भी जाती थी उनके पीछे? रात 3:30 4। क्यों? आते नहीं थे, 10-10 दिन 12-12 दिन। उस वक्त हालात कुछ और थे कराची के। यही जंग थी कि 20 साल के सफर में 1.5 साल का टाइम मिला, कम मिला, पर जो भी मिला कोई वो मेरा नसीब। पर मर्द मिला बड़ा क्लास का, जो मैंने खुदा से मांगा वैसा शेर। सलवार कमीज और वो भी सफेद रंग का, वही क्यों पहनते थे? ये गलती मुझसे हुई है। जब वो डीएसपी बन गए थे तो मैंने कहा अब आप वाइट पहना करें, तो उसके बाद उन्होंने बोला ये मेरी दिन रात का कफन है, तो हुआ भी यही। एक बार एक फिल्म के अंदर एक शूट है तावला ईसा खिलवी का, जिसमें ब्लैक ड्रेस, वो मैंने 5 मिनट के लिए इसको पहनाया। और बीबीसी दुनिया में आज के लिए इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी रात 10 बजे बीबीसी हिंदी के YouTube चैनल और Facebook पेज पर लाइव।